हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैश एनालिसिस की। तो देखिए, मैश एनालिसिस का डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैश क्या होता है। ठीक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैश एनालिसिस। ठीक। इसमें क्या होता है कि देखिए, मैश क्या होता है। ए मैश और लूप is defined as a closed path around a circuit that does not contain any other closed path within it। ठीक है। यानी किसी भी सर्किट में कोई भी मेश या लूप को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ ना हो। अब क्लोज्ड पाथ क्या होता है? ए क्लोज्ड पाथ इज वन दैट बिगिंस एट ए नोड मूविंग थ्रू सक्सेसिव नोड्स until the starting node is reached without touching any node more than once। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने से सपोज कीजिए आप कोई एक सर्किट डायग्राम बनाइए। ये आपने वोल्टेज लिया, ये आपने एक सर्किट डायग्राम आपको इसको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ये बनाया हमने, ये लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे ये दूसरी बैटरी लगा दी, मान लीजिए हमने इस तरह। ये V2 हो गया, ये V1 एंड इन दिस मैनर, और ये हो गया R1, R2 से R3 और R4। ठीक। अब ये पॉइंट्स को हमने सपोज कीजिए ये A, B, C, मान लीजिए इसको D, ये पॉइंट हमने दे दिया E, F, G। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ए मेश या लूप, इसमें आप देखिए, इसमें मेश या लूप वो क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ ना हो। अब बात आती है कि क्लोज्ड पाथ क्या होता है। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है। कि आप एक नोड से शुरू कीजिए और सारे सक्सेसिव नोड पे आप विजिट कर लीजिए, और किसी नोड को आपको एक से ज़्यादा बार टच नहीं करना है। तो इस तरह का जो पाथ होता है दैट इज कॉल्ड क्लोज पाथ। अब जैसे जैसे इसमें हम बात करेंगे, तो मान लीजिए ये जो हमने पाथ बनाया है, से मान लीजिए ए नोड से हमने शुरू किया, ए बी जी, और वापस हम ए पे आ गए, तो एक क्लोज पाथ ये हो गया। फिर हमने मान लीजिए बी से शुरू किया, तो बी सी एफ जी, फिर से हम बी पे आ गए, ये दूसरा क्लोज पाथ हो गया। फिर हमने यहाँ शुरू किया, सी डी ई एफ, ये एक क्लोज पाथ हो गया। या हम इसको भी क्लोज, अगर मान लीजिए हमने, देखिए हम लिखते जा रहे हैं आपका, जैसे ए बी जी ए, ये क्लोज पाथ हो गया। फिर हमने कहा बी सी और एफ जी, और फिर दोबारा हमने बी लिख दिया, ये क्लोज पाथ हो गया। फिर सी से हमने कहा सी डी ई, फिर एफ, और फिर सी, ये क्लोज पाथ हो गया। और आप बनाना चाहेंगे बाहर से, आप ए बी सी, ए बी सी, फिर आपने कहा एफ, फिर आपने कहा जी, और फिर आपने कहा ए। तो लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्लोज्ड पाथ तो ये हो गया कि आपका, नहीं, ये क्लोज पाथ तो हुआ लेकिन मैश नहीं हुआ। मैश या लूप किसको बोलते हैं? वो क्लोज पाथ जिसके अंदर, क्लोज पाथ विच डू नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन एनी अदर क्लोज्ड पाथ विद इन इट। ठीक है। अब अगर हम लेंगे ए बी सी एफ जी ए, तो ए बी सी एफ जी ए, ये क्लोज्ड पाथ तो हुआ, लेकिन ये आपका मैश या लूप नहीं हुआ। किसकी? क्योंकि इसके अंदर ये एक मैश ऑलरेडी, एक लूप ये डिफाइंड है, एक लूप ये डिफाइंड है। तो मैश या लूप हम उस क्लोज पाथ को बोलते हैं जिसके अंदर फिर कोई फर्दर कोई और क्लोज पाथ ना हो, दैट इज कॉल्ड मैश और लूप। तो ये चीज आपको क्लियर करनी जरूरी है। ठीक है। और इसको फिर से मैं डिफाइन करता हूं कि क्लोज पाथ इज वन दैट बिगिंस एट ए नोड मूविंग थ्रू सक्सेसिव नोड्स अंटिल द स्टार्टिंग नोड इज रीच्ड विदाउट टचिंग एनी नोड मोर देन वंस, दैट इज कॉल्ड मैश और लूप। अब मैश करंट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए।
कि ए मेश करंट इज एन आर्बिट्रेरी करंट दैट इज अज्यूम्ड टू फ्लो विद इन द पेरीमीटर ऑफ दैट मेश। अब मान लीजिए ये मेश हमने 1 दिया है, ये मेश 2 है, ये मेश 3 है। तो अब इसके पेरीमीटर के साथ साथ जो करंट फ्लो करेगी, मान लीजिए हमने कहा ये I1, तो ये मैश करंट कहलाएगी। ऐसी इस पैरामीटर के साथ साथ हमने कहा कि जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज I2, ये मैश करंट हो गई। ऐसी हमने कहा इस पेरीमीटर के साथ साथ यहाँ पे ये जो करंट फ्लो कर रही है इस पेरीमीटर के साथ में, ये हो गई I3। तो ये I1, I2 और I3 क्या है, ये मैश करंट है। The method of mesh analysis is based on assigning the mesh currents and then apply KVL around each mesh in the network। तो अब ये जो हमने mesh analysis आज का जो टॉपिक हमने लिखा है आपको, तो mesh analysis में हम यही करते हैं कि सबसे mesh analysis में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम करंट असाइन करते हैं, असाइन करंट अराउंड ईच mesh। हर मेश के अराउंड हम एक करंट असाइन करते हैं और फिर उसके बाद देन अप्लाई केवीएल। केवीएल क्या होता है, ये हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम मेश, हर एक मेश में मेश करंट अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि द मेश करंट डायरेक्शन आर टेकन एज क्लॉकवाइज। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड बुक, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको मेश करंट क्लॉकवाइज ही लेना है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। लेकिन एक जनरल कन्वेंशन क्या है कि मेश करंट को आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इन केस द गिवन नेटवर्क कंटेन्स वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज, इट इज यूजुअल। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हमको मेश एनालिसिस अप्लाई करनी है और क्या ध्यान रखना है, तो वो बात आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें दैट कंटेन्स वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। It is usual to transform the current sources to equivalent voltage source and then KVL equations are written around each mesh in the method of mesh analysis। तो ये चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी मेश एनालिसिस के केस में कि अगर आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, अगर जिसका आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसका आपको मेश एनालिसिस करनी है, अगर मान लीजिए वन या ज्यादा क्या है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिए मेश एनालिसिस का जो स्टेप है, आप पहले इस करंट सोर्स को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, वोल्टेज सोर्स में, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। आप इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद जो है अप्लाई केवीएल इन मेश, तब उसके बाद आप केवीएल इक्वेशन लिखिए। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद एक चीज और, ये तो ये पॉइंट हो गया। एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि when the current source is common to two meshes, the source current can be expressed in terms of mesh currents of these two meshes। मतलब कि मान लीजिए दो मेश में कॉमन है करंट सोर्स, मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपका सर्किट इस तरह दिया हुआ है, ये तो हो गया आपका क्या वोल्टेज, ये आपने रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे सपोज कीजिए एक करंट सोर्स दिया हुआ है ये आई, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऐसे, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस और दिया है और ये बैटरी दी हुई है इस तरह से। दिस इज V1, V2, इसको मान लीजिए R1, R2, R3, R4, R5। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई करंट सोर्स, जैसे ये करंट सोर्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये कॉमन है इस मेश में भी और इस मेश में भी, इन दोनों के बीच में कॉमन है ना,
तो इस करंट सोर्स को, जैसे ये मेश करंट है I1, ये है मान लीजिए I2, तो source current can be expressed in terms of mesh currents of these two meshes. यानी इस I को आप I2 माइनस I1 लिख सकते हैं, ठीक है। The unknown assumed voltage then appears to in both the equations. The unknown voltage is then eliminated by containing these two equations into one. तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा कि अननोन वोल्टेज इक्वेशन आएगी, ठीक है। अननोन वोल्टेज आएगा और उस अननोन वोल्टेज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय कंटेनिंग दीज टू इक्वेशन इनटू वन। तो जो दो इक्वेशन बनेगी उनको आप एक में कन्वर्ट कर दीजिए, उससे क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट ध्यान रखने का। तीसरा पॉइंट जो है वो भी आप मेश एनालिसिस में ध्यान रखिए कि थर्ड पॉइंट मेश एनालिसिस में जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि when a network contains a dependent source, mesh equations are written in the same manner as networks containing independent sources. A dependent equation is written for each dependent source in terms of one or more of the mesh currents. These values are then substituted into the main mesh equation from which the mesh currents can be obtained. मतलब इसको फिर से समझिए कि when a network contains a dependent source, मतलब किसी नेटवर्क में अगर अभी जैसे हमने नेटवर्क बनाया था उसको फिर बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये हो गया V1, ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हमने यहाँ पे लगा दिया एक डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया R1, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज हमने मान लिया V1 और इसको इस सोर्स को हमने दे दिया अल्फा V1, ठीक है। इस तरह से आपका ये नेटवर्क है R2, R3, फिर हमने कहा ये मान लीजिए R4 और ये हमारा दूसरा वोल्टेज सोर्स हो गया V2, ये हो गया R4। तो ये क्या कह रहा है कि मैंने नेटवर्क कंटेन्स ए डिपेंडेंट सोर्स, तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट सोर्स ये है अल्फा V1। मेश इक्वेशंस आर रिटन इन द सेम मैनर। अब जो मेश इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हमने कहा मान लीजिए इस मेश में करंट हो गई I1, इसमें हो गई I2 और इसमें हो गई I3। तो मेश इक्वेशन जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे जैसे कि इंडिपेंडेंट सोर्स के केस में लिखते हैं। और जो डिपेंडेंट इक्वेशन है दैट इज रिटन फॉर ईच डिपेंडेंट सोर्स इन टर्म्स ऑफ वन और मोर ऑफ द मेश करंट। तो ये जहां पे ये डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन आएगी दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द मेश करंट्स and then these values are then substituted into the main mesh equation from which the mesh currents can be obtained। तो ये जो तीनों पॉइंट्स आपको बताए हैं मेश एनालिसिस के हिसाब से, इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो ये चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या होगा कि आगे न्यूमेरिकल्स करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो आई होप कि आपको मैश एनालिसिस के बारे में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।